21 नवंबर 2025 को एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। चीन के शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय लड़की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करती हैं, जिनका नाम प्रेमा वैंग थोंगडॉक है, उसे चाइनीज एयरपोर्ट ऑफिसर ने पूरे 18 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रोक कर रखा और कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो उस लड़की ने सवाल किया, क्यों नहीं है? मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरे पास वैलिड भारतीय पासपोर्ट है। तो जवाब आया, कौन सा अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, तुम भारत की नहीं चीन की हो, फिर तुम्हें पासपोर्ट की क्या जरूरत? Look at my passport and point at Arunachal and say Arunachal not part of India, part of China, and basically that my Indian passport was invalid. इस घंटों की बहस और इंडियन काउंसलेट अधिकारियों की दखल के बाद जाकर आखिरकार प्रेमा को छोड़ा गया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी बात बताई और जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कड़ी टिप्पणी की। अपने स्टाफ की गलती मानने की बात तो आप भूल ही जाइए। मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड मीडिया के सामने कहा कि प्रेमा को हिरासत में नहीं रखा गया था, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया। ये पूरा मामला चीन के कानून और नियमों के तहत ही निपटाया गया। इसके साथ ही भारत को खुली चुनौती भी दे डाली। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. इसकी जवाब में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ बीजिंग और न्यू दिल्ली दोनों जगह अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। भारत की ओर से डी मार्च इशू किया गया। इसके अलावा भारत ने प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुणाचल प्रदेश पर अपनी पोजीशन पूरी दुनिया के सामने रख दी। The arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. और यहीं से एक बार फिर चीन ने ये साबित कर दिया कि हम चाहे कितना भी आदर सत्कार कर लें, चीन भारत से दोस्ती करना ही नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। उनके मीठे शब्द कैमरों तक सीमित हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इसीलिए द भारत फाइल्स के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बार बार सवालों के घेरे में क्यों रहता है, इसे लेकर चाइना की क्या नीयत है और चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना क्यों बता रहा है। क्या चाइना सिर्फ शब्दों से खेल रहा है या फिर उसका इरादा कुछ और है? अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने के पीछे क्या रणनीति है और बॉर्डर पर चाइना की प्रतिक्रिया क्या है? साथ ही ये भी जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलप किया है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। This is Prema Thongdok, an Indian citizen stopped in Shanghai and told Arunachal Pradesh is part of China. Your Indian passport is invalid. दोस्तों सबसे पहले हम इस राज्य की ज्योग्राफी समझते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत की वो धरती है जहां भारत की सुबह सबसे पहले होती है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, इसी वजह से सूरज की पहली किरणें सबसे पहले इसी जमीन को छूती हैं। ये प्रदेश 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, भूटान, चाइना और म्यांमार। शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था। उस समय इसे असम से कंट्रोल किया जाता था, एक एजेंसी के तौर पर। तब अरुणाचल प्रदेश का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता गया। तो 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और तभी इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद धीरे धीरे वहां के लोगों की डिमांड बढ़ने लगी कि उनकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे कंट्रोल न करे। इसी डिमांड के चलते 1987 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया। मार्च 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान मैकमोहन लाइन खींची गई। इस कन्वेंशन में तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। ये लाइन सर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश चीफ नेगोशिएटर थे, उनके नाम पर रखी गई। हालांकि चाइनीज डेलीगेट्स कन्वेंशन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अग्रीमेंट पर साइन नहीं किए और मैकमोहन लाइन को कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बावजूद ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ मिलकर इस लाइन को फाइनल कर दिया। फिर 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इसके बाद चाइना ने दावा किया कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी साउथ तिब्बत है। फिर 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने मैकमोहन लाइन क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर हमला किया। युद्ध छिड़ा, इंडिया ने अक्साई चिन खो दिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आज भी भारत का हिस्सा है। उसके बाद जून 1986 में अरुणाचल के सुमडोनचू इलाके में चाइना ने चुपचाप इंडियन टेरिटरी में अपने कैंप्स बना लिए। जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन फैल्कन लॉन्च किया और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर दी। हालात इतने टेंस हो गए कि युद्ध की आशंका बन गई, लेकिन अंत
में चाइना को पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार था जब इंडिया ने साफ दिखा दिया कि अरुणाचल प्रदेश पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डिफेंस और पार्लियामेंट्री सोर्सेज के अनुसार 2000 से 2015 के बीच अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में हर साल चीन की ओर से दर्जनों बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस 15 साल की अवधि में कम से कम 300 से 400 बार चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की LAC को परखा। इन घटनाओं में आमने सामने की तनातनी, आधिकारिक विरोध और सैन्य अलर्ट जैसी स्थितियां शामिल रहीं। फिर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ और 2020 के गालवान क्लैश के बाद अरुणाचल सेक्टर में टेंशन और बढ़ गई। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जंगनान रखा है। साथ ही 2015 में 6 स्थानों के नाम और 2021 में 15 स्थानों के नाम बदले गए, जिनमें नदियां और पहाड़ भी शामिल हैं, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट कहता है। लेकिन न तो कभी अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है और न ही कभी इंडिया करेगा। इसका एक जीता जागता सबूत है प्रेमा। उन्हें करीब 18 घंटे तक चीनी लोगों ने अपने कब्जे में रखा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कहता है, इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। पहला, वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ एक समय पर इसका संबंध तिब्बत से था और विशेष रूप से इसका कनेक्शन लहासा मठ से रहा है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति जो तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति को मानती है। तीसरा, 1959 में चीन के शासन से भागकर दलाई लामा भारत आए और बाद में तिब्बती एग्जाइल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन CTA की स्थापना हुई। दोस्तों, इसका मतलब जो सरकार या प्रशासन अपने देश या इलाके से बाहर रहकर काम कर रहा हो, तो ये सरकार आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से काम करती है। खैर, इसे ही टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहा जाता है। अब इसी एडमिनिस्ट्रेशन और दलाई लामा के कनेक्शन की वजह से चाइना को ये लगता है कि भारत तिब्बत में एक टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू कर सकता है और उसका ये भी मानना है कि तिब्बत आज भी भारत की वजह से वर्ल्ड वाइड बर्निंग बना हुआ है, क्योंकि दलाई लामा और CTA को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज भारत से मिलता है। चौथा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये अरुणाचल के ठीक नीचे स्थित सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर कभी युद्ध हुआ और चाइना ने अरुणाचल पर कब्जा कर लिया तो वो मात्र कुछ ही दिनों में इस गलियारे को काट सकता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर सकता है। पांचवा, अरुणाचल प्रदेश एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए चाइना को ये डर है कि अगर इंडिया यहाँ से कोई भी मिसाइल लॉन्च करता है तो वो मेनलैंड चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यही रीजंस है चाइना की अरुणाचल प्रदेश को मांगने की। पर अब ये जानते हैं कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है इसे पाने की। सबसे पहले, पानी की रणनीति। चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर जांगमू जैसे बड़े हाइड्रो पावर डैम पहले ही बना लिए हैं और भविष्य में मेगा डैम प्रोजेक्ट की योजनाएं भी सामने आई हैं। इससे भारत को ये चिंता रहती है कि चाइना पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और उसने 2000 में एक बार किया भी था। दूसरी बड़ी तैयारी है बॉर्डर गांव। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अरुणाचल बॉर्डर के पास कई जियाओकांग यानी मॉडल गांव बसाए हैं, जहां पक्की सड़कें, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है। ये गांव रणनीतिक तौर पर युद्ध में सेना को सपोर्ट करते हैं। अब बात मिलिट्री टेक्नोलॉजी की। चीन ने तिब्बत इलाके में एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम, रडार और एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों के लिए रोबोटिक और ऑटोमेटेड इक्विपमेंट जैसे अनमैन्ड व्हीकल्स और रोबोटिक सप्लाई सिस्टम का भी परीक्षण किया गया है ताकि सैनिकों की निर्भरता कम हो। यानी साफ है, चाइना की ये तैयारियां सिर्फ विकास नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है, जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और पानी दोनों पर पड़ सकता है। तो ये है चाइना की स्ट्रैटेजी। अब हमारा देश यानी इंडिया इसको कैसे डिफेंड करता है और अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले, पानी की सुरक्षा। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इसका मकसद है अगर चाइना अचानक ज्यादा पानी छोड़े तो भारत बाढ़ को कंट्रोल कर सके और सूखे समय में नदी का फ्लो बनाए रखे। इसके साथ साथ भारत ब्रह्मपुत्र पर चाइना की हर गतिविधि को लगातार मॉनिटर कर रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि अपस्ट्रीम डेवलपमेंट्स पर नजर रखी जा रही है ताकि डाउनस्ट्रीम इलाकों जैसे अरुणाचल और असम को नुकसान न हो। अब बात बॉर्डर सुरक्षा की। भारत ने अरुणाचल में फ्रंटियर हाईवे जो 1600 किलोमीटर का है उस पर तेजी से काम चल रहा है, जो LAC के पास सेना की मूवमेंट को आसान बनाएगी। इसके अलावा सेला टनल, नेचीफू टनल और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जैसे पसीघाट और मेचुका भारत की ऑल वेदर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में 1,20,000 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, जिन्हें अब एयरफोर्स के 2 सुखोई Su-30 MKI स्क्वाड्रन और क्वार्टर तेजपुर असम से सपोर्ट किया जाता है और मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है, जिनमें आकाश, निर्भय क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस का टॉप मॉडल मिसाइल शामिल हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। चाइना आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर सबसे तेजी से काम हो रहा है। 2025 में चाइना ने कई सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजी इवेंट्स में ऐसे रोबोट्स को पेश किया है जो म्यूजिक, डांस और परफॉर्मेंस आर्ट तक में हिस्सा लेते नजर आए। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना तकनीकी तौर पर आने वाले 50-60 साल की तैयारी पहले ही कर चुका है और उसकी टोटल इकोनॉमी 17-18 ट्रिलियन के बीच, जबकि इंडिया
इंडिया का सिर्फ 4-5 ट्रिलियन के बीच है। इसके साथ ही इंडिया के बाकी राज्यों की तरह ही अरुणाचल प्रदेश में कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.9% दर्ज की गई है। मेल में ये लगभग 21.9% और फीमेल में 19.6% है। खासकर असली चिंता यूथ को लेकर है। 15 से 29 साल की उम्र के यूथ्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई राज्यों की तुलना में ज्यादा पाई गई है और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जितने भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हुई हैं, उसकी एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार उस राज्य के 80% लोग इन सब कामों से अनसैटिस्फाइड है। इसकी वजह ग्राउंड लेवल पर काफी कम डेवलपमेंट है। पर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इंडिया इन सभी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के बावजूद अरुणाचल प्रदेश को चाइना से बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।